हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी। आज की वीडियो के अंदर, आज के एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअलिटी के फर्स्ट टॉपिक यानी कि यूएसए। तो यूएसएसआर और यूएसए ये दोनों ही ताकत शीत युद्ध के टाइम यानी कि वर्ल्ड वॉर के एरा के बाद बहुत ही ज़्यादा पावर में आई और ये दोनों ताकत आने वाले विश्व की पूरा फ्यूचर लिखने वाली थी। अब इन दोनों ताकतों के बारे में तो कुछ लोगों का मानना है कि यूएसए का खेमा काफ़ी पावरफुल था, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यूएसएसआर के आगे यूएसए कुछ भी नहीं था। तो आज की वीडियो के अंदर हम कुल मिला के 10 एस्पेक्ट से भी ज़्यादा ऐसे एस्पेक्ट्स लिखेंगे जिसके बिहाफ पे आप जज कर सकते हो अगर इन दोनों में डायरेक्ट वॉर होती तो कौन जीतता, यूएसए और यूएसएसआर। तो आज की वीडियो और आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो इंटेलेक्चुअलिटी के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत, सबसे पहले इनके आइडियोलॉजी की बात करते हैं। तो यूएसए की आइडियोलॉजी थी कंप्लीट कैपिटलिस्ट, वहीं यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी सोशलिस्ट टिल्टेड कम्युनलिज्म, यानी कि ये थोड़ा सा कम्युनलिज्म की तरफ टिल्टेड थे। मतलब ये सोशलिस्ट थे लेकिन थोड़ा सा कम्युनलिज्म की तरफ टिल्टेड थे। कम्युनलिज्म की तरफ टिल्टेड होने का मतलब ये है कि इन्होंने साम्यवाद को भी माना था और समाजवाद को भी माना था, क्योंकि यहाँ पे साम्यवाद की परिभाषा इस तरीके से पूरी होती थी कि साम्यवाद की जो परिभाषा है उसके अनुसार सभी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेंगे, लेकिन उन्हें उनकी जरूरतों के हिसाब से सामान मिलेगा। तो वो बात यहाँ पे पूरी होती थी कम्युनलिज्म वाली। परंतु यहाँ पे सोशलिस्ट वाली ये बात पूरी होती थी कि इनके टॉप पे एक लीडर होता था जो इनको लीड करता था, जो कि कम्युनलिज्म में नहीं था। कम्युनलिज्म में सबका हकदार जो थी वो जनता थी, लेकिन यहाँ पे हकदार जनता तो नहीं थी, उसी के वहाँ पे ऊपर टॉप पे एक डिक्टेटर बैठा हुआ था। ओके, तो आई होप इनकी आइडियोलॉजी आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब बात करते हैं इनके वर्ल्ड एरिया की। तो वर्ल्ड का 15% एरिया यूएसएसआर कवर करा करता था और ऑलमोस्ट 6.6% एरिया यूएसए कवर करता है। अब बात करते हैं इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट की। इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट, यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वॉशिंगटन, वहीं यूएसएसआर के फर्स्ट प्रेसिडेंट रूसी क्रांति के बाद थे व्लादिमीर लेनिन। एंड आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं यूएसए और यूएसएसआर के बॉन्ड की। तो यूएसए हमारा काफ़ी पुराना है, जो कि ये 1776 और ये अभी तक डिसॉल्व नहीं हुआ है। उसके बाद यूएसएसआर जो है हमारा 1922 में बना और 1991 में ख़त्म हो चुका है। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं इनके खतरनाक, मतलब जो हमारे शीत युद्ध के टाइम पे थे लीडर, उनके बारे में। तो शीत युद्ध के टाइम पे जो लीडर थे, शीत युद्ध की स्टार्टिंग करी थी हैरी एस ट्रूमन ने यूएसए की तरफ से, वहीं जोसेफ स्टालिन ने करी थी यूएसएसआर की तरफ से। जोसेफ स्टालिन काफ़ी फेमस पर्सन है हमारे यूएसएसआर के, और वहीं यूएसए में ये शीत युद्ध की शुरुआत करने वाले हैरी एस ट्रूमन को मान रहा था। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है मैन मुद्दे की, कौन ज़्यादा ताकतवर था। तो मैन मुद्दे पे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिलिट्री पर्सनल्स की। यूएसए के मिलिट्री पर्सनल को मैं रैंक दूंगा 10 में से 8 और यूएसएसआर को 10 में से 9, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बहुत ताकतवर थे। और यूएसए वर्सेज यूएसएसआर के रिजर्व मिलिट्री पर्सन में मैं यूएसए को रैंक दूंगा 10 में से 6 और यूएसएसआर को 10 में से 8, बिकॉज इनके मिलिट्री पर्सन काफ़ी ही कम थे, बहुत ही कम थे। एडवांस भले ही थे लेकिन बहुत ही कम थे। आगे बात करते हैं इनके एयरक्राफ्ट यानी कि इनके एयरफोर्स की। यूएसए को मैं इसमें रैंक दूंगा 10 में से 9, वहीं यूएसएसआर को रैंक दूंगा 10 में से 8, क्योंकि यूएसए की जो रैंक है इसलिए इम्प्रूव है क्योंकि इनके पास काफ़ी अच्छे खासे एयरक्राफ्ट थे और काफ़ी अच्छा खासा सिस्टम था। उसके बाद बात करते हैं इनके नेवी की। तो नेवी हमेशा से यूएसए की टॉप पे रही है, लेकिन यूएसएसआर की भी कमज़ोर नहीं थी, इसलिए मैंने यूएसएसआर को 10 में से 9 पॉइंट दिए हैं, वहीं यूएसए को 10 में से 10 पॉइंट दिए हैं। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इनकी पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन जो थी भले ही यूएसएसआर की ज़्यादा थी लेकिन डेंसिटी इनकी बहुत ही कम थी, इसलिए मैंने 10 में से 9 पॉइंट दिए यूएसएसआर को और 10 में से 8 दिए हैं पॉपुलेशन के बिहाफ पे यूएसए को। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की। अब न्यूक्लियर पावर आपका यूएसएसआर बहुत पावरफुल था। न्यूक्लियर पावर आज तक सबसे ज़्यादा रशिया पे, रशियन फेडरेशन के अंदर है, जो उनका सबसे बड़ा अंग था। लेकिन यूएसए पे भी कम न्यूक्लियर पावर नहीं थी, इसलिए 10 में से 8 रैंक मैंने इसे दिए और 10 में से 10 इसे दिए। भले ही यूएसए ने फर्स्ट हमारे बनाए थे न्यूक्लियर सिस्टम। ओके, तो न्यूक्लियर बॉम्ब पहले यूएसए ने बनाए थे। आगे बात करते हैं यूएसए और यूएसएसआर के वॉर्स की। इन दोनों में वॉर्स तो हुए हैं लेकिन कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, क्योंकि वो डायरेक्ट वॉर बहुत ही खतरनाक हो सकता था, यहीं तक कि वो वर्ल्ड वॉर थर्ड को भी कर सकता था। ये वर्ल्ड वॉर थर्ड को 100% कन्फर्म था अगर ये दोनों आपस में लड़ जाते तो सबसे पहला वॉर हुआ इनमें कोरियन वॉर। कोरियन वॉर के अंदर आपको नॉर्दर्न कोरिया और साउदर्न कोरिया देखने को मिला। नॉर्दर्न कोरिया के अंदर यूएसए को मैं 10 में से 9 रैंक दूंगा, क्योंकि यूएसए ने काफ़ी मिलिट्री पर्सन अपने खोए और इस वॉर को
उन्होंने दोनों ने मिलके रोक दिया। और यूएसएसआर को मैं 10 में से 8 दूंगा। यूएसएसआर ने बहुत मेहनत करी। यूएसएसआर जो था उसने बहुत ही ज़्यादा कोरियन वॉर के अंदर अपनी भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने ज़्यादा मिलिट्री पर्सन को, इसलिए मैंने इन्हें 10 में से 8 रैंक दी। आगे बढ़ते हैं यूएसए और यूएसएसआर की क्यूबा क्राइसिस की। अब क्यूबा क्राइसिस में मैं रैंक देना चाहूँगा यूएसएसआर को 10 में से 9 और यूएसए को 10 में से 6, बिकॉज ये काफ़ी लॉन्ग टाइम था कि 1 साल तक वो क्यूबा से डायरेक्ट उन पर नज़र रख रहे थे और उन्हें पता भी नहीं चला। क्यूबा क्राइसिस के बारे में आपको नहीं पता, आपको क्यूबा क्राइसिस के बारे में जानना है या कोरियन वॉर के बारे में जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर डाल दी जाएगी। आगे बात करते हैं एम्स की, आर्म्स की बात करने से पहले मैं आपको बताऊं, क्यूबा क्राइसिस जो था बहुत ही खतरनाक था। इसे पीक पॉइंट भी कहा जाता था शीत युद्ध का या सिविल वॉर, शीत युद्ध का या कोल्ड वॉर का। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं यूएसए वर्सेस यूएसएसआर में आर्म्स की, यानी कि किनके पास ज़्यादा हथियार थे। हथियार ज़्यादा और मजबूत यूएसएसआर कहते हैं तो 10 में से 10, लेकिन यूएसए भी कहीं पीछे नहीं था। ओनली 1.1 रैंक से पीछे रह गया यूएसए 10 में से 9, क्योंकि इन पे काफ़ी कम हथियार थे, काफ़ी कम तो नहीं, कम थे इनके हथियार। ओके, आगे बात करते हैं यूएसए और यूएसएसआर के डायरेक्ट वॉर के कितने चांसेस थे, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यूएसए और यूएसएसआर के डायरेक्ट वॉर के चांसेस यूएसए की तरफ से थे 40%, क्योंकि यूएसए ने कभी नहीं चाहा कि डायरेक्ट वॉर हो। यूएसए भले ही अपना दबदबा दिखाता था, उनने जो है न्यूक्लियर पावर बन के, सबसे पहले न्यूक्लियर रिच कंट्री बन के उन्हें ये दिखाया कि मैं यूएसएसआर से कहीं आगे हूँ। यूएसएसआर को वो दिखाना चाहता था कि भले ही तुम हमारे साथ हो वर्ल्ड वॉर में, लेकिन हाँ मैं सबसे ज़्यादा सुपर पावर, मैं सबसे बड़ी सुपर पावर। वहीं यूएसएसआर की तरफ से 70% थे, क्योंकि यूएसएसआर कभी केयर नहीं करता था कि डायरेक्ट वॉर हो जाए। आप 1971 का ये क्यूबा क्राइसिस देख लिए। 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर के अंदर यूएसएसआर ने अकेले ही अपनी सारी मिलिट्री भेज दी थी यूएसए के खिलाफ लड़ने के लिए, अपनी सारी नेवी भेज दी थी यूएसए के खिलाफ लड़ने के लिए। अब बात करते हैं अगर इन दोनों में वॉर हो जाता तो उसका रिजल्ट क्या होता। उसका रिजल्ट आप सभी को पता, वर्ल्ड वॉर थर्ड होता। वर्ल्ड वॉर थर्ड डेफिनेटली होता, और यूएसएसआर की तरफ एक पूरी दुनिया होती है और यूएसए की तरफ एक पूरी दुनिया जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के बिहाफ पे लड़ती। अब इन दोनों का रिजल्ट देखो, वर्ल्ड वॉर 3 तो होता ही, उसके साथ 2 चीज़ें और होती। एक तो इनके यूएसएसआर और यूएसए के अंदर इकोनॉमिकली और आइडियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। अब इकोनॉमी के तौर पे यूएसए काफ़ी मजबूत था, वहीं यूएसएसआर काफ़ी कमज़ोर तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी इकोनॉमी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है वो नहीं दिखा पा रहा था जितनी यूएसए ने दिखा रखी थी। तो यूएसए और यूएसएसआर के अंदर इकोनॉमी का बहुत तगड़ा क्राइसिस आ सकता था, और उसी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता था, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे तो आया था, लेकिन यूरोप एशियन कंट्रीज को उन्हें काफ़ी इन्फ्लुएंस करा था। लेकिन ये पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि उस टाइम पे पूरी वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक यूएसएसआर की तरफ, एक यूएसए की तरफ। और आइडियोलॉजिकली बहुत तगड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर यूएसए वॉर जीत जाता तो कैपिटलिज्म पूरे वर्ल्ड में फैल जाता, वहीं यूएसएसआर अगर वॉर जीत जाता तो सोशलिज्म टिल्टेड कम्युनलिज्म पूरे वर्ल्ड में फैल जाता। आशा करता हूँ आज का कंपैरिजन आपको बहुत पसंद आया होगा। कंपैरिजन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट एपिसोड था हमारा ये, आगे के एपिसोड भी ऐसे ही आते रहेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए